गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन एसएस क्लास। हम लोग लेसन नंबर 4 रिवाइज कर रहे थे। लेसन नंबर 4 जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ये स्टूडेंट्स एक कंट्री है जो टॉरेट जोन में आती है, इक्वेटोरियल रीजन में आती है। इसमें से होकर के इक्वेटर पास होती है, इस कंट्री के बीच में से निकलती है और इस कंट्री के दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में इक्वेटोरियल रीजन आता है। ये इक्वेटर के दोनों तरफ फैली हुई है। अब क्योंकि ये टॉरेट जोन में है तो हमने पढ़ा था यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट और ह्यूमिड है, और हमने यहाँ के कुछ स्पेशल फीचर्स भी इस कंट्री के पढ़े थे। जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर वाज कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर जिसे हम पहले ज़ायरे रिवर भी कहते थे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसे हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था यहाँ की कैपिटल सिटी और जो कि किंशासा है। इसके अलावा और कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पढ़ी थी, यहाँ की करेंसी, यहाँ के जो है इकोनॉमी से रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। तो और यहाँ की नेबरिंग कंट्रीज़, आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा और इसके आगे इसकी वेजिटेशन, इसकी वाइल्ड लाइफ और यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर, वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक ऑन पेज नंबर 24। वेजिटेशन। Hot and humid climate helps the plants to grow faster. The land is covered with extensive equatorial forest. These forests have a large variety of trees and plants in a small area. As a result, these trees compete with each other for sunlight. They are more than 40 meters in height and form a canopy of leaves at the top. These forests remain green throughout the year, so they are called evergreen forests. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा यहाँ का जो क्लाइमेट है, मौसम है हॉट और ह्यूमिड, यानी बहुत गर्म है और बहुत ह्यूमिडिटी लिए हुए है, नमी लिए हुए होता है। तो यहाँ पे एडिक्वेट सनलाइट भी ट्रीज़ को मिल रही है और ह्यूमिडिटी भी मिल रही है, और इस वजह से ये क्लाइमेट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, और इसीलिए प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। और इसी कारण से यहाँ पे बहुत सारे थिक फॉरेस्ट, घने जंगल मिलते हैं, और ये फॉरेस्ट में बहुत तरह के ट्री हैं, कई पूरी वैरायटी है ट्रीज़ प्लांट्स की। और ये प्लांट्स ऑलमोस्ट 40 मीटर्स हाई हैं, 40-40 मीटर तक के ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पे, और इतने नज़दीक हैं, इतने स्मॉल एरिया में बहुत सारे ट्रीज़ हैं। इतने ट्रीज़ हैं कि जब ये ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो इनके पत्तों की ये एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, पूरा स्काई जैसे कवर हो जाता हो। सनलाइट के लिए भी एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, और ऊपर लीव्स की एक कैनोपी बन जाती है, ऐसा लगता है पत्तों की एक छत सी बन गई है पूरा ऊपर से। अगर हम ऊपर से देखें तो ये ग्रीन और ग्रीन दिखता है, हमें ग्राउंड नज़र नहीं आता, जिसे हम कहते हैं कैनोपी। ऊपर इसकी लीव्स की जैसे एक छत बन गई हो। और क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं, ये ट्रीज़ हैं, ये थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, पूरा साल ये ग्रीन रहते हैं, इसी वजह से इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। देयर इज डेंस ग्रोथ ऑफ क्रीपर एंड क्लाइंबर्स विच आर फुल ऑफ फ्लावर। मैनी इंपॉर्टेंट ट्री लाइक रबर, कोकोनट, बैम्बो एंड ऑयल पाम्स ग्रो हेयर। दीज फॉरेस्ट हैव अ लार्ज रिजर्व ऑफ हार्डवुड ट्री लाइक महोगनी, इबोनी एटसेट्रा। दीज ट्रीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री। तो अभी हमने पढ़ा बहुत तरह की वैरायटी, बहुत तरह के ट्रीज़ और प्लांट्स इन फॉरेस्ट में हैं। तो वो कौन कौन से ट्रीज़ हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं? यहाँ पे कई तरह के क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, यानी जो बेल होती हैं वो सब यहाँ ग्रो होती हैं। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ जैसे रबर ट्री है, बैम्बो ट्री है, कोकोनट ट्रीज़ हैं, ऑयल पाम्स हैं, ये ट्रीज़ भी यहाँ पे ग्रो होते हैं। और इसके अलावा जो हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं जैसे महोगनी है, इबोनी है, ये सब भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। और इतने सारे ट्रीज़ हैं कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ से रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है। द फॉरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट एटसेट्रा। hippopotamus, gorillas, giraffe,
chimpanzee, elephants, monkey, baboons roam through the forest. These forests have reptiles like snakes and pythons in abundance. The rivers are full of alligators and crocodile. A special mammal called the okapi with head resembling a giraffe and body resembling a zebra is found in the forest of Congo. Thus, Democratic Republic of Congo looks like a gigantic zoo. It is the natural zoo of the world. But unfortunately, hunting has reduced the animal life in Democratic Republic of the Congo. तो अभी लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो करते हैं. बहुत सारे थिक फॉरेस्ट हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, इसीलिए उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. अब इस पैराग्राफ में वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया हुआ है, यानी यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं. अब क्योंकि यहाँ थिक फॉरेस्ट हैं, बहुत घने जंगल है, तो यहाँ पे एनिमल्स भी बहुत सारे एनिमल्स, डिफरेंट तरह के रेप्टाइल्स हैं, डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट तरह के बर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं. उन सब के लिए ये घर है, क्योंकि जंगलों में पता है जंगल बहुत सारे एनिमल्स के लिए एक हैबिटेट होता है, उनका घर होता है. तो जहाँ थिक फॉरेस्ट है वहाँ बहुत सारे एनिमल्स वहाँ रहते हैं. अब कैसे, गोरिल्लास हैं, जिराफ है, हिप्पोपोटामस है, चिंपैंजी, एलिफेंट, मंकी, ये सभी हम फॉरेस्ट में देख सकते हैं. इसके अलावा रेप्टाइल्स, स्नेक्स हैं, पाइथन्स हैं, वो भी यहाँ पे बहुत सारे हैं. देन जो रिवर्स हैं वहाँ पे एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ बहुत सारे वहाँ मिलते हैं. और इन सब के अलावा यहाँ एक स्पेशल एनिमल मिलता है जिसका नाम है ओकेपी. ये ओकेपी एनिमल, इसका हेड, इसका जो ऊपर का हिस्सा है, सर जो है वो जिराफ की तरह होता है, जिराफ के जैसा लगता है, लेकिन जो इसकी बॉडी है वो ज़ेब्रा की तरह लगती है. तो इसका हेड जिराफ की तरह और बॉडी ज़ेब्रा की तरह. ये एक ख़ास तरह का एनिमल है, इसे हम कहते हैं ओकेपी. ये भी कॉन्गो के फॉरेस्ट में मिलता है. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स यहाँ मिलते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक बड़ी ज़ू है ये. हम इसे वर्ल्ड की नेचुरल ज़ू कह सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल ज़ू ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हंटिंग यहाँ पे हो रही है, हम लोग शिकार करते हैं, लोग यहाँ शिकार करते हैं, और उस हंटिंग की वजह से यहाँ पे एनिमल्स कम होते जा रहे हैं, एनिमल लाइफ कम हो रही है. तो ये वाइल्ड लाइफ वहाँ पे मिलने वाले एनिमल्स के बारे में था. अब हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, लाइफ ऑफ द पीपल. यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ किस तरह की है. Democratic Republic of the Congo has a very thin population. Though a number of tribes live here, the Bantu is the largest tribe. Bantu people are tall and have curly hair. Pygmies are a primitive tribe who live in dense forest. They are extremely short stature, live in houses made from twigs, leaves and tree branches. They live by hunting, trapping animal and gathering honey and food. Their population had reduced on account of migration. तो अब यहाँ लोगों की बात करें तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बहुत थिन पॉपुलेशन है, बहुत कम है. यहाँ पे बहुत से ट्राइब्स रहते हैं, बहुत सारे कबीले, आदिवासी जाति के लोग रहते हैं, जिसमें से जो फेमस है बंतू, जो कि लार्जेस्ट ट्राइब, सबसे बड़ा जो ट्राइब, बड़ा कबीला जो यहाँ रहता है बंतू. ये लोग लंबे होते हैं. इस टाइप के जो लोग हैं वो लंबे, टॉल होते हैं और कर्ली हेयर होते हैं उनके. इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्राइब है जो पिग्मीज, जो कि बहुत पुराना है, जो बहुत प्रिमिटिव, बहुत पहले से यहाँ रह रहा है. और ये ट्राइब डेंस फॉरेस्ट में रहता है, बहुत ही घने जंगलों में मिलता है, वहाँ रहते हैं. और इस ट्राइब के जो लोग होते हैं वो शॉर्ट स्टेचर होते हैं, छोटे कद के होते हैं. और वो क्योंकि जंगलों में रहते हैं, वो ट्विग्स से, लीव से, पत्तियों, ट्री ब्रांचेस, झाड़ियों से और टहनियों से, उनसे अपना घर बना के उसमें रहते हैं. और ये लोग डिपेंडेंट भी हंटिंग के ऊपर होते हैं, शिकार के ऊपर. वो एनिमल्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, हनी, शहद वगैरह फूड अपना कलेक्ट करते हैं. दे आर फूड गैदरर्स. लेकिन इस समय इनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है ड्यू टू माइग्रेशन. अब हम कुछ और आगे पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में. यहाँ
किस चीज़ का एग्रीकल्चर किया जाता है? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ फार्मिंग एंड माइनिंग. द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर cassava, maize, banana and rice. Cassava is the staple food crop. The cassava plant has long and fleshy roots or tubers under the ground. Its tubers are used to make flour. Cassava plant can grow to a height of 1.5 meter. Cash crops like coca, coffee, tobacco and cotton are also grown here. तो जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, यहाँ के जो लोग हैं कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं. यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है या फार्मिंग है या माइनिंग. फार्मिंग और माइनिंग. फार्मिंग में जो क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं, मेन जो यहाँ की मेन क्रॉप है, स्टेपल फूड क्रॉप है, वो है कसावा. कसावा एक तरह का प्लांट है जिसमें इसकी जो रूट्स होती है लॉन्ग और फ्लैशी, इसकी रूट्स होती हैं और इन्हीं रूट्स को वो निकाल करके इससे फ्लोर बनाते हैं, अपना आटा बनाते हैं और उसी को ये अपने फूड में यूज़ करते हैं. ये प्लांट करीबन 1.5 मीटर की हाइट तक ग्रो होता है. इसके अलावा कसावा के अलावा कुछ कैश क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो की जाती हैं, जैसे कोका है, कॉफ़ी है, टबैको है, कॉटन है. ये क्रॉप्स भी यहाँ पर ग्रो होती हैं. अब हम यहाँ की कुछ इंडस्ट्री की बात करेंगे. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड, डायमंड, cobalt, uranium, coal, manganese. Most of these minerals are exported due to lack of industry. Some industry produce consumer goods. These are located in Kinshasa and Lubumbashi. अब अभी हमने जिससे बात की, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. हमने इकोनॉमी में भी फीचर्स में पढ़ा था कि यहाँ पे फार्मिंग और माइनिंग है. फार्मिंग में हमने डिफरेंट क्रॉप्स पढ़ी और माइनिंग में यहाँ पे बहुत सी माइंस हैं. अलग अलग तरह के मिनरल्स, गोल्ड है, कोबाल्ट है, यूरेनियम है, कोल, मैंगनीज, ये सभी यहाँ पे मिलते हैं. इन मिनरल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत कम सेटअप हैं. यहाँ बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ हैं और इसी वजह से ये जितने भी मिनरल्स हैं ये बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं. और जो कुछ एक इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसकी मेन सिटीज़ में लोकेटेड हैं, Kinshasa or Lubumbashi. Then we will talk about the transportation here. Water is an important source here. It is used for producing hydroelectricity, which makes up for shortage of fuel like coal and petroleum. Democratic Republic of Congo has an underdeveloped transport system. Water transport is important. Matadi is the chief seaport and Kinshasa is an important river port. Road and railways are also there, but they are not well maintained. People prefer to travel by air. अब अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे कॉमन है, बिकॉज यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अंडर डेवलप्ड है. यहाँ पे रेल भी है, रोड भी है, लेकिन वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है और इसीलिए वाटर को मेन ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ किया जाता है. इसके अलावा रेल रोड की बजाय लोग प्रेफर करते हैं एयर ट्रैवलिंग. और क्योंकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ फेमस है तो वाटर ट्रांसपोर्ट में यहाँ का जो चीफ सी पोर्ट है वो है मातादी और जो रिवर पोर्ट है वो किंशासा है. इसके अलावा वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स भी है, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वाटर का यूज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है और जिसकी वजह से फ्यूल्स की जो शॉर्टेज है, यहाँ कोल, पेट्रोलियम एंड फ्यूल की शॉर्टेज होती है, उसको ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कवर अप कर दिया जाता है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ नाउ इम्प्रूविंग डे बाय डे. पीपल हैव अडॉप्टेड न्यू लाइफस्टाइल. मनी अर्न बाय एक्सपोर्ट्स ऑफ मिनरल इज़ यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. लेकिन स्टूडेंट्स आज के सिनेरियो में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये इम्प्रूव कर रही है, हर दिन ये इम्प्रूव कर रही है और यहाँ के लोगों ने भी नए लाइफस्टाइल्स अडॉप्ट कर लिए हैं और यहाँ मिनरल्स के एक्सपोर्ट से जो भी पैसा आ रहा है उसको अब डेवलपमेंट के लिए, इस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है. सो वी होप इट विल बी डेवलप्ड इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स. तो ये था हमारा लेसन नंबर 4. यहाँ पे हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी रिवाइजिंग बुक एक्सरसाइज. टिल देन, गुड बाय.